हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी छुट्टियां बहुत अच्छे से गई होगी और अभी भी चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है भी आप लोगों की वेकेशन। तो हमने सीरीज शुरुआत करी थी क्लास 8 के अंदर साइंस की, जो किसी कारण के तक बस कंप्लीट नहीं हो पाई है, इसलिए आज से इसको वापस से कंटिन्यू हम करने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। चैप्टर वाइज हम इसके अंदर नोट्स पढ़ने वाले हैं, समरी पढ़ेंगे चैप्टर की और साथ के साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर के लगभग 2 या 3 पार्ट पढ़ेंगे, उसके अलावा ज़्यादा हम पार्ट नहीं करेंगे। दो पार्ट लास्ट या फिर 3 पार्ट अगर तो आप लोग बोलोगे एक्सरसाइज भी डिस्कस करनी है तो एक्सरसाइज भी डिस्कस करके उसको 3 पार्ट तक चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है, इस चैप्टर का जो नाम है वो क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब ही है कि फसल को लगाना। तो फसल लगाना मतलब है जरूरी क्यों है, तो पहली चीज़ उसके अंदर आती है न्यूट्रिशन। देखो, हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको सबको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन मिलेगा कहाँ से, फूड से। फूड कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर जो होती है वो एक तरह का साइंस है। क्या है, एक टाइप का साइंस है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में ये सब चीज़ें सीखेंगे कि ये जो एग्रीकल्चर है वो कैसे किया जाता है, मैक्सिमम बेनिफिट के लिए हम किस प्रकार से फसल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस। ये क्या है, एक कला है और एक विज्ञान है, साइंस है, जिसके अंदर हम फसलों को लगाना सीखते हैं, एनिमल्स को पालना सीखते हैं फॉर आवर फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट। हमारे फूड के लिए और दूसरे बेनिफिशियल प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, एनिमल्स को या फिर क्रॉप को लगाते हैं, ठीक है। आगे देखो, क्रॉप किसको कहेंगे, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड ए क्रॉप। जब एक ही टाइप के प्लांट्स को लगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है, और कल्टीवेट मतलब फसल की प्रोडक्शन, उसको कंप्लीट स्टेप्स में आ जाएंगे, उसको हम बोलते हैं क्रॉप। एग्जाम्पल, ऑल द व्हीट प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड फॉर्म ए क्रॉप ऑफ व्हीट। मतलब एक खेत के अंदर अगर हमने सारे एक जैसे पौधे लगाए हैं, एक जैसी फसल लगाई है, एक जैसे प्लांट लगाए हैं, उसको हम बोलेंगे क्रॉप, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पर किसान भाई जो हमारे हैं वो क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं और अपना खेत जोत रहे हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर लगभग 50% से ज़्यादा, लगभग 70% आइडिया माना जाता है, लेकिन इसमें यहाँ पर 50% है। मतलब अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर की तरफ भी लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है, बाहर की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं लोग, लेकिन अभी भी 50% से ज़्यादा लोग अभी भी किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स का सीजन के अकॉर्डिंग अगर हम डिवाइडेशन करें, उनको क्लासीफाई करें, तो वो 3 टाइप की डिवाइडेशन या 3 टाइप की कैटेगरी बन सकती है, जो कि है खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड जायद क्रॉप, ठीक है। खरीफ क्रॉप को हम रेनी सीजन वाली क्रॉप भी बोलते हैं। खरीफ क्रॉप को क्या बोलते हैं, रेनी सीजन की क्रॉप भी बोल सकते हैं। तो ये फसल जो होती है वो कब बोई जाती है, जून टू सितंबर। कब बोई जाएगी भैया, जून टू सितंबर। दीज क्रॉप्स नीड मोर वाटर। ये बरसात के दिनों में बोती है, तो लगभग इनकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो बरसात के द्वारा ही कंप्लीट करवा दी जाती है। रेयर केस में ऐसा होता है कि लंबे समय तक अगर बारिश नहीं आ पाती है तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें इरिगेशन की स्टेप के द्वारा हम पानी की सप्लाई कंप्लीट करते हैं। उसके अलावा दीज क्रॉप्स नीड मोर वाटर, जून टू सितंबर में बोई जाएगी। जून जब शुरुआत, लगभग बारिश अभी इस टाइम पर जून का महीना चल रहा है, तो लगभग फसलों का बोना स्टार्ट हो चुका है और सितंबर तक इन फसलों को काट करके हम कंप्लीट कर लेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हमारे होते हैं, ठीक है। अगला है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप को बोलते हैं विंटर सीजन वाली क्रॉप्स या फिर विंटर सीजनल क्रॉप। ऐसी फसल जिनको हम क्या करते हैं, विंटर सीजन में लगाते हैं, उनको बोला जाएगा रबी क्रॉप। ये अक्टूबर से लेकर के मार्च तक बो करके कंप्लीट काट ली जाती है। ग्रोन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, दीज क्रॉप्स नीड लेस वाटर एंड कूल क्लाइमेट। इनको ठंडा मौसम चाहिए और बारिश की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो वीट, ग्राम, टी, मस्टर्ड, लिंसीड, ये सारे किसके एग्जाम्पल होने वाले हैं, हमारे रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल होने वाले हैं। थर्ड टाइप की मैं बात करूं, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन ये टाइप ऑफ क्रॉप्स का ही है नाम, तो इसलिए साथ साथ इसको भी हमें पढ़ना जरूरी
है जायद क्रॉप, जिनको समर सीजन वाली क्रॉप बोलते हैं, अभी इन दिनों में चल रहे होंगे तरबूज खरबूजे, ठीक है। तो ग्रोन इन समर सीजन, दीज क्रॉप्स ग्रोन इन शॉर्ट ड्यूरेशन, ये बहुत कम समय बन करके रेडी हो जाती है। एग्जाम्पल मूंग, मस्क मेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर गोड, बिटर गोड, ये सारे के सारे जो भी खरबूजे तरबूज खीरे ककड़ी वगैरह आ रहे हैं, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, जायद क्रॉप्स के ही एग्जाम्पल हमारे होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, यहाँ तक कोई समस्या है किसी को? ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ सीजन, हमने जो फसल की जो टाइप्स है वो सीजन के अकॉर्डिंग 3 टाइप में डिवाइड कर दी, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड जायद क्रॉप। तीनों के एग्जाम्पल पढ़ लिए। एक क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछ लेता है कई बार कि क्रॉप की डेफिनेशन बताओ और टाइप ऑफ क्रॉप्स को विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है। तो रबी क्रॉप कब बोई जाती है, खरीफ क्रॉप कब बोई जाती है, जायद क्रॉप कब बोई जाती है, आप लोगों को उनका टाइमिंग विद एग्जाम्पल याद होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में बुक के अंदर मेंशन है कुछ स्टेप्स जिनसे हम जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहला जो काम है फसल लगाने के लिए, मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सॉइल होती है। मिट्टी नहीं होगी तो फसल कहाँ से लगाई जाएगी, खेत कहाँ से होंगे, ठीक है। तो मिट्टी इंपॉर्टेंट स्टेप है। दूसरा उसके अलावा प्रिपरेशन, मिट्टी को तैयार करने का अलग अलग टाइप्स होती है, अलग अलग स्टेप्स उसमें होते हैं, वो सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो उन सब चीज़ों को आज हम डिटेल से यहाँ पढ़ने वाले हैं। पहला स्टेप आता है इसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर गुड प्रोडक्शन। अगर हमें अच्छी प्रोडक्शन लेनी है तो हमारे जो मिट्टी है वो अच्छे से तैयार होनी चाहिए, ठीक है। द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोविंग द सीड्स ऑफ द क्रॉप्स। जो मिट्टी है ना उसको तैयार किया जाता है बीज को बोने के लिए। दिस इज कैरिड आउट यूजिंग वेरियस प्रोसेसेस एंड टूल्स। अलग अलग टूल होते हैं इसके लिए, अलग अलग प्रोसेस होती है, ठीक है। अलग अलग प्रोसेस और अलग अलग टूल्स के द्वारा ये काम किया जाता है। पुराने जमाने में अलग टूल होते थे, 2 तरह के देखो टूल हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्रिमिटिव कह दो या फिर एंशिएंट टाइप ऑफ टूल्स कह दो, और आज वाले जो हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, मॉडर्न टूल्स ऑफ इरिगेशन कह सकते हैं। जिसके अंदर जो पुराने जमाने के थे वो थे स्टेप्स की मैं बात करूँ तो टिलिंग और प्लॉइंग, ये स्टेप आज भी होता है, मेथड्स अलग था। उस टाइम पे ट्रेडिशनल टूल कह दो, प्रिमिटिव टूल कह दो, उनसे होता था। आज के टाइम पे मॉडर्न टूल्स का यूज करके हम ये काम कर रहे हैं। टिलिंग और प्लॉइंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। उस जमाने में या फिर आज भी हम ये स्टेप करते हैं, मिट्टी को लूज करना और उथल पुथल करने की जो प्रक्रिया है इसको हम क्या बोलेंगे, टिलिंग या फिर प्लॉइंग बोलेंगे। एंड इज डन बाय यूजिंग ए प्लो। ये किसकी हेल्प से होती थी, प्लो की हेल्प से होती थी, ठीक है। और अभी भी किसकी हेल्प से हो रही है, प्लो की हेल्प से हो रही है। ट्रेडिशनल टूल के अंदर ये वुडन लकड़ी का बना हुआ आता था, नीचे वाला जो पार्ट होता था वो मेटेलिक आयरन का होता था मोस्टली। और आज के टाइम पे पूरा का पूरा ही ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है और पूरा मशीनरी टाइम आ गया। प्लो देखो क्या होता है, इट इज ए डिवाइस यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर डिफरेंट पर्पजेस सच एज एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, टिलिंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। ये मिट्टी को लूज करने के काम में भी आता था, फर्टिलाइजर ऐड करने के काम में भी आता था, ठीक है। तो कई सारे काम इस एक डिवाइस से होते थे। पार्ट्स ऑफ ए प्लो, प्लो के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, देखो यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे, अलग अलग पार्ट्स बना करके बताया रखा है यहाँ पर, ठीक है। देखो सबसे ऊपर यहाँ पर हैंडल दिख रहा होगा, हैंडल से पकड़ करके उसको जो इसका ऑपरेटर होता था, ऑपरेटर तो मैं आज का नाम बोल रहा हूँ, जो उसको चलाने वाला चालक होता था वो इसको पकड़ के यहाँ से हाँकता था, ठीक है। ये बीम होती है, ये बीम उसके बैल के कंधों के ऊपर सपोर्ट प्रोवाइड करती थी। यहाँ पर होता है प्लो शाफ्ट, ठीक है, और ऐसे वर्टिकल, ठीक है, ये लगा हुआ रहता था। दोनों 2 बैल होते थे, दोनों बैल के कंधों के ऊपर इसको रखा जाता था और पीछे से इसको चलाने वाला यहाँ पकड़ के हैंडल को उसको चलाता था, ठीक है। ये जो नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या होता था, एकदम पेना होता था, नुकीला पार्ट होता था, जिससे मिट्टी खुद जाती थी पूरी। जो रिजिड पार्ट होता है ना मिट्टी का, वो भी खोद करके, आगे वाला पार्ट शार्प रहेगा, शार्प होने के कारण आराम से प्रेशर डल करके मिट्टी को खोद दिया जाता था, ठीक है। ये इसके पार्ट्स के मैंने समझा दिया आप लोगों को। थर्ड है हो इज ए टूल दैट इज यूज्ड टू डिग अप सॉइल। मिट्टी को खोदने के लिए काम में लिया जाता था। रिमूव वीड्स, वीड्स को रिमूव करने के लिए, एंड ऑल्सो लूजन अप द सॉइल बिफोर प्लांटिंग ए सैपलिंग। अगर हमें कोई पौध तैयार करनी है तो उस टाइम पे भी हम इसका यूज करके क्या करते थे, फसल लगा सकते थे, ठीक है। थर्ड टाइप है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर आज का मॉडर्न टूल है, इट इज अटैच्ड टू द ट्रैक्टर।
कल्टीवेटर क्या होता है, ट्रैक्टर के साथ में अटैच होता है और मिट्टी को लूज करने में हेल्प करता है। कल्टीवेटर आर यूज इंस्टेड ऑफ प्लॉज सिंस दे आर फास्टर। इनका यूज आजकल बढ़ गया है, क्यों? क्योंकि आज का टाइम ऐसा आ गया है कि लोगों के पास टाइम कम है, चीजें ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए फटाफट से काम करने के लिए हम इन टूल्स का यूज करते हैं। अब देखो हमने मिट्टी तैयार कर ली है, ठीक है। मिट्टी लूज करने के देखो कई सारे बेनिफिट्स हैं जो हम, अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ। पहली चीज, मिट्टी लूज रहेगी तो गैसेज का एक्सचेंज आसानी से हो जाएगा, ठीक है। सीड्स जो होंगे ना उनको आराम से सांस लेने में कोई समस्या नहीं आएगी, प्रॉपर ग्रोथ होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनकी रूट्स डीप तक जा सकती है। फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूँ तो मिट्टी लूज रहेगी तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये कुछ एक बेनिफिट्स हैं प्लांट्स जो प्लॉइंग हमने करी ना उसके फायदे हैं। अगला स्टेप है सोविंग एंड सीड ड्रिल। अब हम बीज बोएंगे तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। सोविंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग द सीड्स इन द सॉइल। मिट्टी के अंदर बीज डालने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोविंग बोलेंगे। द सीड्स आर सोन इन द सॉइल दैट इज लूजन बाय ए कल्टीवेटर और प्लो। बीज उसके द्वारा बोए जाते हैं, ठीक है। हमने जो कल्टीवेटर या फिर जो प्लो की हेल्प से मिट्टी को लूज करा था, उन्हीं के द्वारा बीज को भी मिट्टी में बोया जाता है। प्रॉपर सोविंग हेल्प्स इन गुड जर्मिनेशन एंड हेल्दी क्रॉप। अगर प्रॉपर हमने जो सोविंग करी है, अच्छे से बीज बोया है, तो उसके कारण फसल का जो जर्मिनेशन होगा वो अच्छे से होगा और क्रॉप जो होगी वो कैसी होगी, हेल्दी क्रॉप होगी, ठीक है। अब देखो आगे क्वालिटी ऑफ द सीड्स। अगर हमें बीज की क्वालिटी सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो है कि हम सभी सीड्स को क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो मेरे को फसल बोनी है तो मैं उसको 1 या 2 दिन पहले पानी में डाल करके भी रख सकता हूँ। उसके बेनिफिट ये होगा हमारे को कि जो अच्छी क्वालिटी के जो बीज होंगे वो तो नीचे पानी में तैर जाएंगे और हल्की क्वालिटी के जो बीज होंगे ऊपर ऊपर ही तैरते हुए मिल जाएंगे। भारी वाले शायद मैंने तैरना बोल दिया, जो भारी होंगे वो नीचे पानी पेंदे में जाकर के जम जाएंगे और हल्के वाले होंगे वो ऊपर तैर के आ जाएंगे, ठीक है। इससे हम हल्के सीड्स को हटा देंगे, भारी वाले जो थे उनको पानी को साइड में करके हम सीड्स को काम में ले लेंगे, ठीक है। इससे एक और फायदा मिलेगा हमारे को, सिलेक्शन तो हो गया, साथ के साथ उस सीड को जर्मिनेट होने के लिए जो मिनिमम वाटर की रिक्वायरमेंट थी वो हमने पहले ही उसकी कंप्लीट कर दी। मिट्टी में जाते ही वो ग्रो करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये वाला स्टेप समझ में आ गया। अगला देखो, अब सीड मिट्टी में बीज डालने की जो प्रोसेस है उसको सोविंग बोलते हैं। अब ये सोविंग पहले के जमाने में हम प्लो की हेल्प से, जो हमारे पास हमने डिवाइस पढ़ा था उसकी हेल्प से कर सकते थे। आज के टाइम की मैं बात करूँ तो सीड ड्रिल, देखो यहाँ पर ये ट्रैक्टर के अंदर यहाँ से इसमें पेटी के अंदर सीड फिल करे जाएंगे और फिर यहाँ से इन पाइप्स के थ्रू कहाँ जाएंगे, नीचे अलग अलग लाइंस के अंदर डिवाइड होकर के नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो सीड ड्रिल आर यूज्ड फॉर सोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। सीड ड्रिल्स का यूज किया जाता है फसल बोने के लिए, बीज को मिट्टी में डालने के लिए, ठीक है। इट एंश्योर दैट सीड्स आर सोन यूनिफॉर्मली एट ए पर्टिकुलर डेप्थ। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि बीज जो है ना वो प्रॉपर डेप्थ के ऊपर जाकर के नीचे जाएगा, ठीक है, मिट्टी के अंदर कवर हो रहा है और इसके जो पीछे पीछे जो इनकी शेप ऐसी होती है कि पीछे पीछे से जो मिट्टी है वो आकर के उसको कवर करती चली जा रही है, ठीक है। बेनिफिट्स देख लो, यूनिफॉर्म सोविंग बराबर डिस्टेंस के ऊपर मेंटेन रहेगी उसमें, सेव्स टाइम एंड लेबर, इससे समय की बचत होती है, लेबर की बचत होती है। प्रॉपर डेप्थ ऑफ सीड्स की बराबर जो डेप्थ जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। बेटर क्रॉप यील्ड, और इससे हमारे जो प्रोडक्शन मिलेगा वो भी अच्छा मिल सकता है, ठीक है। अगला है नर्सरी। नर्सरी एक वो जगह होती है जहाँ पर कुछ प्लांट्स को देखो हम, कुछ फसल ऐसी होती है जिसको हम डायरेक्ट सीड ड्रिल में डाल करके मिट्टी में नहीं डाल सकते, उनको पहले छोटी छोटी पौध तैयार की जाती है, उस जगह को बोला जाता है नर्सरी, ठीक है। नर्सरी इज अ प्लेस वेयर यंग सैपलिंग्स या फिर यंग प्लांट्स एंड ट्रीज आर ग्रोन फॉर प्लांटिंग एल्सवेयर। उनको कहीं दूसरी जगह लगाना है उसके लिए उनको तैयार किया जाता है, उसको हम बोलते हैं नर्सरी। नर्सरी एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी ऑफ सैपलिंग, मतलब वो एक तरह से उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरह काम करती है, वो सांस देती है, जीव देती है, उनको जीवन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का सीड होगा, अच्छे से बोएंगे तो अच्छी प्रोडक्शन मिलेगी। ये देखो यहाँ पर कुछ टिप्स दे रखी है, इनको भी ध्यान से देख लेना। सोविंग एट द राइट टाइम एंड डेप्थ इज एसेंशियल फॉर बेटर हार्वेस्ट। सही समय पर फसल बोना भी जरूरी है। रबी की सीजन चल रही है और आप लोग खरीफ वाली फसल लगाओगे ना तो कोई सेंस नहीं निकलेगा उस चीज का, वो फसल ढंग से ग्रो ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर एक चीज को प्रॉपर रिक्वायरमेंट जो फसल है उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर वगैरह बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला स्टेप जो है हमारा वो है सीड जर्मिनेशन, मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजर। ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, हमने बीज डाल दिया मिट्टी के अंदर, अब सीड क्या होगा, जर्मिनेट होकर के ग्रो करना शुरू करेगा। तो जर्मिनेशन ऑफ द सीड हैपेंस व्हेन द सीड इज सोन इन द लैंड एंड वाटर। जब हम बीज को मिट्टी में डाल देंगे, ठीक है, उसके बाद में फसल में थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, या फिर हमने जब फसल मिट्टी को लूज कर रहे थे, हम प्लोइंग वगैरह कर रहे थे, उस टाइम पर जो मिट्टी है हमारी वो कैसी होनी चाहिए थी, मॉइस्चर वाली होनी चाहिए। तो जैसे बीज डालेंगे उसके कुछ घंटों के बाद में फसल बो दी जाती है। तो जैसे हम सीड को मिट्टी में डालेंगे उस टाइम पे थोड़ी थोड़ी देर बाद में क्या होने लग जाएगा, उसमें जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होने लग जाएगी। यहाँ पर स्टेप्स भी देख सकते हो, रेडिकल थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की रूट्स निकलना शुरू हो गई है, फिर सूट इमर्ज होने लग जाए, हल्का हल्का सा तना निकल के बाहर आता है, फिर उसके बाद में यंग प्लांट छोटा पौधा बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है। सेकेंड स्टेप देखो, अब हमारा सीड जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर मेन्यूर और फर्टिलाइजर वगैरह ऐड कर सकते हैं। मेन्यूर एंड फर्टिलाइजर आर द सब्सटेंसेज दैट आर एडेड टू द सोइल टू इंक्रीज देयर फर्टिलिटी। मेन्यूर और फर्टिलाइजर वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम मिट्टी में ऐड करते हैं ताकि हम उस मिट्टी की क्या कर सके, फर्टिलिटी इंक्रीज कर सके, जिससे हमारा जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाए, काफी ज्यादा बढ़ करके हमें मिले। मेन्यूर्स आर द मेड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मेन्यूर किससे बनते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर के बनते हैं, जबकि फर्टिलाइजर्स आर मेड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल। जबकि फर्टिलाइजर किसके बनते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स से मिलकर के बनते हैं। मेन्यूर और फर्टिलाइजर के एडवांटेज है मेन्यूर का फर्टिलाइजर के कंपेरिजन में, तो वो भी आप लोगों को जरूर याद करना है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस बता रखा हल्का, एक बार देख लो। फर्टिलाइजर की बात करूँ तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, जबकि मेन्यूर जो होता है वो हमारे को एनिमल वेस्ट, ठीक है, काउ डंग, फार्म वेस्ट वगैरह वहां से मिलता है। दूसरा, मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चर करने के लिए फैक्ट्री होनी चाहिए। मेन्यूर को हम हमारे घर के अंदर भी बना सकते हैं, घर में खेत में जहाँ पर भी हमारे पास जगह है वहां पर हम उसको बना सकते हैं। क्वांटिटी फर्टिलाइजर कम चाहिए होता है, मेन्यूर ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। ह्यूमस जो होता है वो मतलब मॉइस्चर जो वाला कंटेंट है, वो मेन्यूर मिट्टी को या फिर प्लांट को मॉइस्चर ज्यादा प्रोवाइड करता है, इसके कंपैरिजन में फर्टिलाइजर ह्यूमस कम प्रोवाइड करता है, बल्कि उसको खुद को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आगे देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का यूज करने से हमें क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन कॉज पोल्यूशन। क्या होगा, जो मिट्टी है उसमें पोल्यूशन बढ़ जाएगा, सॉइल पोल्यूशन होगा, और इनडायरेक्ट रूप से वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है फर्टिलाइजर के यूज से। इट कैन ऑल्सो चेंज पीएच ऑफ द सॉइल इन सर्टेन रेयर केसेज। और कुछ जगह पर अगर हमने बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज अगर कर लिया है तो वहाँ पर उस मिट्टी का पीएच ही चेंज हो जाता है, जिसके कारण हम उसमें कुछ क्रॉप ऐसी होती है कि वो वहाँ पर नहीं लग पाती है। ठीक है, इस चीज़ को रिकवर कैसे किया जा सकता है, लिविंग द लैंड फेलो। उस जमीन को कुछ समय के लिए क्या कर दो, खाली छोड़ दो। नेचर ने, ठीक है, नेचर के अंदर ऐसी पावर है, भगवान ने नेचर में ऐसी पावर दी है कि वो अपने आप कुछ चीज़ों को हील कर सकती है, रिकवर कर सकती है। तो वैसे ही मिट्टी को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दो। When land is left fallow for a certain period of time, the land replenishes its nutrients by itself. अपने आप से वो अपने न्यूट्रिएंट्स क्या कर लेगी, रिकवर कर लेगी, फिर कुछ समय बाद में उस लैंड को हम वापस से यूज ले सकते हैं, उसकी फर्टिलिटी वापस से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये देखो इधर एग्जांपल दे रखा है मेन्योर का। फार्म यार्ड मेन्योर, हमने क्या करा, गोबर को डाल दिया एक जगह, उसमें जो भी वेस्टेज है सारा सारा ला करके, मतलब प्लास्टिक वाला वेस्ट नहीं होना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो भी हमने एक गड्ढे के अंदर डालना शुरू कर दिया, गोबर वगैरह, उसमें धीरे धीरे बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे और उस गोबर को या फिर कह सकते हो काऊ डंग, एनिमल वेस्ट जो भी था उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, वर्मी कंपोस्ट टाइप के मेन्योर में कन्वर्ट कर देंगे। फिर इस कंपोस्ट को हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स के अंदर डाल सकते हैं, और प्लांट्स में डालने से हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला जो स्टेप हमारा आने वाला है वो है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है फसल को पानी पिलाना। अलग अलग टाइम पर अलग अलग फसल की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज नोन एज इरिगेशन। फसल को पानी पिलाना क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। हर फसल की हर सीजन में और हर टाइम में अलग अलग फसल की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कोई मिट्टी ऐसी है जहाँ पर पानी ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पर उस फसल को पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा। कुछ मिट्टी ऐसी होती है जहाँ पर पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है तो वहाँ पर कम पानी में भी काम हमारा हो सकता है। ठीक है,
अगला है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। देखो दो तरह के सोर्स मैंने बताए हैं, ट्रेडिशनल, मॉडर्न। ठीक है, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन की बात करें जहाँ से हम पानी ले सकते हैं, तो इसमें एग्जांपल दिख रहे होंगे आप लोगों को डायग्राम भी। वेल, ये कुआं हो गया। ठीक है, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स, ये सारे के सारे वाटर के हमारे सोर्सेज होने वाले हैं, इरिगेशन के सोर्सेज होने वाले हैं। यहाँ से हम पानी सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल टूल की मैं बात करूं, ट्रेडिशनल टूल वो टूल होते हैं जो पुराने ज़माने में यूज किए जाते थे। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, देखो भाई, द वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक एंड कैनाल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स। पानी को निकालने के अलग अलग तरीके थे। ठीक है, उन तरीकों के नाम हम डिसाइड करेंगे यहाँ पर। बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड, उस पानी को अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से निकाला जाता था, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, किस जगह पर किस नाम से निकाला जाता है, किस टाइप से निकाला जाता है, उसी के नाम पर हमने सिस्टम बना दिया। तो कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड। इस उस जमाने में ट्रैक्टर तो हुआ नहीं करते थे कि ट्रैक्टर से पकड़ के खींच सकते थे, तो जानवरों का या फिर इंसानों का यूज करके ये काम करवाया जाता था। तो कुछ सिस्टम यहाँ पर दे रखे हैं, मोट, पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली और रहट, लीवर सिस्टम। रहट वाले के अंदर लीवर लगा हुआ रहता था, बेल को गोल गोल घुमाया जाता था और वो उसी के नीचे नीचे चेन बनी हुई रहती थी, जिसके कारण पानी बाहर निकल के आ जाता था। ठीक है, ये मोट वाला सिस्टम देख लो, इसके अंदर एक रस्सी लगी हुई होती है। ठीक है, इसके कारण एक पुली बनी रहती है, पकड़ के खींच सकते हैं और पानी नीचे भर के आ जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला है चेन पंप। चेन पंप के अंदर चेन लगी हुई रहती है, मोटर से चलता था डीजल डाल करके। ढेकली के अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर के एक तरफ पत्थर बांध दो और एक तरफ पानी की बाल्टी बांध दो, इसको भर के पानी की बाल्टी बाहर निकाल ली जाती थी और पानी खेत में पहुंचा दिया जाता था। रहट वाला बता ही दिया, बेल होता था, उसको गोल गोल घुमाया जाता है और उसके नीचे की तरफ वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चेन पंप बना हुआ रहता था, जिसके कारण बेल ऐसे गोल गोल घूमता था और वो नीचे से घूमता था, उसमें बाल्टियों का कनेक्शन रहता था, बाल्टी भर भर के बाहर आती रहती थी। These methods are simple and require local resources। ये मेथड सिंपल है, इनमें लोकल रिसोर्सेज चाहिए, बट दे नीड मोर टाइम। लेकिन इनमें क्या लगता था, टाइम ज़्यादा लगता था, मेहनत ज़्यादा होती थी और पानी कम आता था। ठीक है, इसी के कंपैरिजन में हम अगर आज की बात करें, मोटर दबाओ, हमने स्विच दबाया, स्विच दबाते पानी आ गया ऊपर। ठीक है, तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन की मैं बात करूं तो ये वो मेथड है जिनको हम आज के टाइम में यूज में ले रहे हैं। इनमें पानी वेस्ट भी कम होता है, निकालने में भी टाइम ज़्यादा नहीं लगता। तो पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दीज पंप्स। पंप जो है आजकल बहुत ज़्यादा यूज करने लग गए हैं हम लोग, पानी को उठाने के लिए, नीचे से ऊपर लाने के लिए। ठीक है, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी का यूज इनको चलाने के लिए किया जाता है। मॉडर्न मेथड्स का इनकी जरूरत क्यों पड़ी, हेल्प्स अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। पानी को हम जरूरत के हिसाब से यूज ले सकते हैं, ये हमारा सबसे बेस्ट तरीका है इसके अंदर। यूजफुल इन एरियाज वेयर वाटर इज स्कैर्स, जहां पर पानी की कमी है उन जगहों पर भी इनका यूज किया जा सकता है। इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड, फसल का प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है। सेव टाइम, समय बचेगा, मेहनत बचेगी और पानी भी बचेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्या है, पानी बचेगा। अगला जो सिस्टम है मॉडर्न सिस्टम, उसके अंदर देखो पहला जो सिस्टम हमारे पास आया वो है स्प्रिंकलर सिस्टम। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप लोगों को लैंग्वेज जितनी जो इजी लगे वो लैंग्वेज लिख करके याद कर लेना इसको। स्प्रिंकलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर पानी, द सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड, जहाँ पर अनइवन लैंड मतलब चट्टान वाली, स्लोप वाली या फिर उबड़ खाबड़ जहाँ जमीन है वहां पर इसका यूज ज्यादा किया जाता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप, इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर देखो ये जो परपेंडिकुलर पाइप है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर पाइप है, इसके ऊपर रोटेटिंग नोजल लगाई जाती है। ठीक है, इस रोटेटिंग नोजल की हेल्प से फसल के ऊपर पानी ऐसे गिरेगा जैसे कि बारिश से हो रही है। ठीक है, uneven land where sufficient water is not available, the perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline। इस main pipeline से rotating nozzle अटैच की जाती है। ठीक है, यहाँ पर, और फिर ऊपर जो नोजल लगी हुई है वो पानी निकलेगा। When water is allowed to flow through the main pump, यहाँ से देखो पंप में से, इस पंप में से जब पानी को अलाउ करेंगे हम, स्विच ऑन करके पानी को भेजेंगे तो ऐसा गिरेगा जा करके, flow through the main pipe under pressure with the help of a pump it escape from the rotating nozzle। ये नोजल में से क्या निकलेगा, पानी बाहर निकल के आएगा। ठीक है,
इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द टॉप एज इफ इट इज रेनिंग, और ये फसल के ऊपर जाकर के ऐसे गिरता है जैसे कि बारिश हो रही है। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल, जहाँ पर सैंडी सॉइल है वहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत अच्छी हेल्प करता है। एडवांटेजेस की बात करूँ तो पानी बचाएगा, समय बचाएगा, लेबर बचाएगा, वाटर रिचेज एवरी कॉर्नर, हर जगह पर पानी पहुंच जाएगा। हेल्पफुल इन सैंडी सॉइल में हेल्प करता है, और इरिगेशन लाइक नेचुरल रेनफॉल, और ऐसा लगता है जैसे एकदम बरसात हो रही है उसकी तरह बारिश से होती है, बरसात की तरह पानी फसल के ऊपर पहुंचेगा जिससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड सिस्टम की मैं बात करूँ तो अगला सिस्टम है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स। ये सिस्टम स्प्रिंकलर सिस्टम से भी ज़्यादा कन्वेंशनल है, मतलब और ही ज़्यादा पानी बचाने के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर पानी सीधा प्लांट की रूट्स के ऊपर जाकर के गिरे। ठीक है, अगला सिस्टम था हमारा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम के अंदर जो पानी है सीधा रूट्स के अंदर जाकर के गिरता है। ठीक है, जहाँ प्लांट की रूट्स है उसके पास में जाकर के पानी गिरेगा, तो जो स्प्रिंकलर सिस्टम में वाटर वेस्ट हो रहा था थोड़ा बहुत फसल के आसपास में, देखो ये जगह जो दिख रही है यहाँ पर, उस जगह में भी पानी नहीं गिरेगा, ये सीधा रूट्स के पास में ही जाकर के गिरेगा। ठीक है, इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। ये फ्रूट वाले प्लांट जो, जैसे मान लो हमें एप्पल की प्लांटिंग करनी है या फिर अनार वगैरह की खेती करनी है, आंवला वगैरह फसल बोनी है, गार्डन वगैरह कुछ लगाना है किसी टाइप का, तो उस टाइप के प्लांट्स के लिए हमें ये वाली जो सिस्टम है वो सबसे बेस्ट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये पानी फसल को ड्रॉप बाय ड्रॉप एक एक बूंद करके इनके पास गिरता है, इसमें पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। ये ऐसी जगहों के लिए वरदान है जहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ पर ये वाला सिस्टम लगा लो तुम, 2 4 5 बाल्टी से बहुत अच्छी जो फसल है वो लगा करके अच्छा बेनिफिट कर सकते हो, मतलब अच्छी कंट्रीब्यूट कर सकते हो कंट्री को क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, बेनिफिट क्या है, वाटर सेविंग, पानी बचेगा, वीड्स आर मिनिमाइज, इसमें वीड्स भी नहीं लग पाएगी क्योंकि उनको पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी। बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ होगी, मोर क्रॉप यील्ड, फसल अच्छे से लगेगी, फसल का प्रोडक्शन बढ़ेगा। सुटेबल फॉर फ्रूट प्लांट एंड ट्रीज, फ्रूट प्लांट्स और ट्रीज की ग्रोथ अच्छे से होगी। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन जो है हमारे को हेल्प करते हैं पानी बचाने में, समय बचाने में और लेबर बचाने में। ठीक है, और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के अंदर स्टेप ही होता है कि पानी का जितना सेविंग हो सकती है उतनी करनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पर। नेक्स्ट वाला जो स्टेप है हमारा क्रॉप रोटेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। फसल का रोटेशन कैसे किया जाता है, कैसे फसल को रोटेट करना क्यों जरूरी होता है, और उनको वीड्स से कैसे बचाया जाता है, क्यों बचाया जाता है, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखो भाई, क्रॉप रोटेशन देखो, क्रॉप रोटेशन एंश्योर दैट द सेम क्रॉप विल नॉट ग्रो। क्रॉप रोटेशन एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर कि सेम फसल लगातार एक ही खेत के अंदर सेम जगह पर बार बार नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि सेम न्यूट्रिएंट्स को रूट्स वापस बार बार एब्जॉर्ब करेगी, तो उन न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाएगी, मिट्टी के अंदर कमी आ जाएगी, जिसके कारण प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाय ग्रोइंग क्रॉप्स दैट रिक्वायर डिफरेंट सेट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिनको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे मान लो मेरे को फॉस्फोरस चाहिए तो मैं ऐसी फसल लगाऊंगा जिसने एक बार फॉस्फोरस एब्जॉर्ब कर लिया, अब अगली बार मैं ऐसा लगाऊंगा कि उसको नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए, तो नाइट्रोजन ले लेगा, फॉस्फोरस जब तक वापस से क्या हो जाएगा, रिप्लेनिश हो जाएगा। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि नेचर के अंदर ऐसी चीज है कि वो सबको क्या कर लेती है, ऑटोमेटिक रिप्लेनिश कर लेती है, तो वापस से रिचार्ज हो जाएगा उसके अंदर, फिर अगले साल वापस से लगाओ सीजन के टाइम में, फसल आराम से ग्रो कर लेगी। ठीक है, तो वी कैन एंश्योर द सॉइल फर्टिलिटी इज रिस्टोर्ड, जो सॉइल फर्टिलिटी वापस से रिस्टोर हो जाएगी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग पेस्ट, वीड्स एंड डिजीज एंड इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। इससे जो मिट्टी के अंदर जो पेस्ट वगैरह है, वीड्स वगैरह है, वो भी कंट्रोल में आएगी, बीमारियां जो डिजीज वगैरह होते हैं फसल में लगने वाली वो भी इम्प्रूव होंगे, और सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या होगा, बढ़िया चलता रहेगा। इसमें देखो क्रॉप रोटेशन कैसे काम करेगा। हमने मान लो फर्स्ट ईयर में क्या कर लिया, लेगुमिनस प्लांट्स लगा लिए, जैसे मान लो मटर लगा लिए। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन लग गया। अब सेकंड ईयर में क्या लगा दो, हमने सीरियल क्रॉप लगा दी, जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया। तो ये क्या कर लेंगे, यूज द नाइट्रोजन एडेड बाय लेगुमिनस प्लांट्स। ये जो मैंने मटर ने इसने ये लगाए थे ना, वो इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे अगले साल, तो इसके फायदा हो गया। ये जो
लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा बेनिफिट देते हैं अगले सीजन में जो हम क्रॉप लगाने वाले होते हैं ना उनको। ठीक है, थर्ड ईयर में रूट और लीफी वेजिटेबल क्रॉप्स, पत्तीदार सब्जियां लगा दो या फिर जड़ वाली सब्जियां लगा दो। इससे क्या होगा, ये मेंटेन करते हैं सॉइल की हेल्थ और फर्टिलिटी को। ठीक है, चलते हैं आगे। क्रॉप रोटेशन इज ए नेचुरल वे टू कीप द सॉइल हेल्दी, प्रोडक्टिव एंड फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। बिना मैन्योर फर्टिलाइजर ऐड करे अगर हम क्रॉप रोटेशन से भी चलेंगे ना, तो हम अच्छा खासा क्रॉप प्रोड्यूस या फिर फसल का जो उत्पादन है उसको हम अच्छा ला सकते हैं। अगला है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स एक तरह के अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो फसल के साथ में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो वीड्स आर अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो विद क्रॉप अलोंग विद क्रॉप। ठीक है, जो फसल के साथ में लग जाते हैं उनको हम बोलते हैं वीड्स। वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप, और ये क्या करते हैं, फसल के साथ में कंपटीशन चलाते हैं। तुम लोग तो शायद नहीं चलाते होंगे कि देखो मेरे दोस्त के 10 में से 10 आ गए तो मैं भी 10 में से 10 लेकर के आऊँ, लेकिन ये कंपटीशन करते हैं कि ये मेरे से बड़ा न्यूज़ है, उसके पहले ये क्या हो जाती है, बड़ी होने लग जाती है। तो ये क्या करती है, कंपीट करती है विद द क्रॉप बाय एब्जॉर्बिंग ऑल द वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। वाटर जो भी हम डालेंगे फसल के अंदर ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, न्यूट्रिएंट्स हम डालेंगे ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, जगह इनको ज्यादा मिल गई तो ये उस पौधे को दबा देंगे और खुद उसकी जगह पर बैठ करके अपना काम करना, मतलब खुद ग्रो करने लग जाएंगे। और लाइट इनको मिल जाएगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके कंप्लीट ग्रो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इफेक्ट्स ऑफ वीड्स देखो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। रिड्यूसेज क्रॉप यील्ड, फसल का जो प्रोडक्शन है ना वो घट जाएगा। ठीक है, दूसरा लोअर द क्वालिटी ऑफ क्रॉप, फसल की जो क्वालिटी वो भी कम हो जाएगी। उसके जो वीड्स के जो सीड है वो भी हमारे उसमें फसल के जो जब सीड्स हार्वेस्टिंग आगे जा करके पड़ेंगे, थ्रेसिंग वगैरह उसमें मिक्सअप हो जाएंगे, हमारे को जो प्रोडक्शन मिलने वाला है वो कम हो जाएगा हमारा। ठीक है, मेक हार्वेस्टिंग डिफिकल्ट, फसल काटना मुश्किल हो जाएगा। हार्बर पेस्ट एंड डिजीज, और जो भी उसको मान लो उसको खत्म करने के लिए अगर हम पेस्ट वगैरह या फिर डालेंगे तो उसके साथ साथ कुछ डिजीज वगैरह भी हमारे प्रोडक्शन में फसल में मिक्सअप हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। टिलिंग, मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग वीड्स, फसल को ये वीड्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ मेथड्स दे रखे हैं यहाँ पर। देखो भाई, सबसे पहला है टिलिंग। टिलिंग का मतलब है इट इज ए प्रोसेस दैट इज डन बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स। फसल को बोने के पहले क्या कर लो, टिलिंग कर दो, जिसके कारण जो वीड्स वगैरह है वो क्या हो जाए, उठ जाए, हट जाए और मिट्टी के अंदर नीचे ही दब जाए। दूसरा है मैनुअल रिमूवल, हम क्या कर सकते हैं उसको हाथों से भी उखाड़ सकते हैं। खेतों में जाते हैं, गोज निनाण कई नाम से जाना जाता है इसको हमारे यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में। तो मैनुअल रिमूवल जो होता है, हम इसको फिजिकली कोई जो भी हमारे पास टूल है उससे या फिर हाथ से पकड़ के उसको उखाड़ के हटा सकते हैं। तीसरा है वीडिसाइड्स, केमिकल्स का स्प्रे कर सकते हैं। इससे देखो वीडिसाइड्स के मेरे 3 चीजें याद रखना। वीड्स अनवांटेड प्लांट्स को बोला जाता है, वीडिसाइड्स उन केमिकल्स को बोला जाता है जो वीड्स को हटाने के काम में आते हैं, और इस प्रोसेस को हटाने की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है वीडिंग। ये 3 क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछे जा सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रॉपर वीड कंट्रोल एट द राइट टाइम हेल्प्स इन गुड ग्रोथ ऑफ क्रॉप। अगर हमने सही समय पर वीड्स को कंट्रोल कर लिया तो हमारी जो फसल है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी, अच्छी ग्रोथ मिलेगी, हमारे को अच्छा प्रोडक्शन भी मिलेगा। अब हमने फसल लगा ली, अच्छे से सारा काम कर लिया, अब हम उस फसल को काटने वाले हैं भाई। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग द मैच्योर क्रॉप फ्रॉम द फील्ड। खेत में से पकी हुई फसल को काटने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे हार्वेस्टिंग। ठीक है, इट शुड बी डन एट द राइट टाइम एंड व्हेन द क्रॉप इज फुल्ली मैच्योर। जब फसल पूरी पक चुकी हो उस टाइम पे ये काम किया जाना चाहिए, और फुल्ली मैच्योर हो जाए उसी टाइम पर काटना चाहिए। ऐसे नहीं कि आधी पक रखी आधी कच्ची भी, वैसे नहीं काटना चाहिए, या फिर ज़्यादा पकने के बाद में नहीं काटना चाहिए, नहीं तो सीड्स हमारे फील्ड में ही स्प्रेड हो जाएंगे, वापस से गिर जाएंगे और उससे हमारे को नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, इफ द क्रॉप इज हार्वेस्टेड टू अर्ली द यील्ड इज लेस। अगर बहुत जल्दी हमने निकाल लिया, बहुत जल्दी काट लिया तो क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। प्रोडक्शन जो सीड्स वगैरह जो हमने बीज निकालने थे वो बीज क्या हो जाएंगे, थ्रेसिंग के टाइम पे कचरे में ही चले जाएंगे। और अगर बहुत लेट कर दिया तो ग्रेन्स में फॉल, गेट डैमेज और रिटर्न बाय पेस्ट एंड बर्ड्स। अगर लेट कर दिया तो क्या होगा, अनाज का जो दाना है उसको वो पकने के बाद में नीचे गिरने लग जाएगा काटने के टाइम पे, या फिर कोई जानवर वगैरह भी उसको खा सकते हैं। काटने के मेथड देख लो, मैनुअल मेथड है,
दांतली लो, मुंह हाथ बांधो और जाओ, हाथ मत बांध लेना, मुंह बांध करके और खेत में निकल लो, शाम सुबह टाइम मिला निकाल करके उसको काटना शुरू कर दो। तो क्रॉप्स आर कट विद द हेल्प ऑफ सिकल और नाइफ। चाकू तो वैसे नहीं काम में लिया जाता, कुछ फसल के लिए हो सकता है चाकू काम में लिया जाता हो। सिकल मतलब दांतली होती है जिसको हम काटने के लिए काम में लेते हैं। अगला है मशीन मेथड। मशीन में भी 2-3 टाइप की मशीन आती है जिसको कंबाइन बोलते हैं। कंबाइन वाली जो मशीन होती है वो फॉरेन में ज़्यादा यूज होती है। ये क्या करती है, फसल ग्रेन को अलग कर देगी, चारा अलग कर देगी, जो वेस्ट है उसको अलग कर देगी, उसको बोलते हैं कंबाइन। और हार्वेस्टर जो होता है वो फसल को काटने का काम करता है। मशीन्स लाइक हार्वेस्टर आर यूज टू कट एंड कलेक्ट क्रॉप्स फास्टर एंड सेव टाइम। ये फसल काटने में हेल्प करता है और समय भी बचाता है। ठीक है, अगला स्टेप है स्टोरेज। फसल काट ली, अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टोरेज। हमने फसल काट दी, खेत के अंदर ही छोड़ दी, रात को गायें आ गई, ऊपर से बारिश आ गई, तो पूरी फसल का हो गया नुकसान। 3-4 महीने हमने जो मेहनत करी है, 20-25-30 मिनट से ये चैप्टर पढ़ाने में जो मैंने मेहनत करी है, वो सारा का सारा बेकार चला जाएगा अगर उस फसल को तुमने स्टोर नहीं किया है ढंग से। तो स्टोरेज, आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स एंड क्रॉप्स आर स्टोर्ड प्रॉपर्ली टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मॉइस्चर, पेस्ट एंड अदर लॉसेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मॉइस्चर और पेस्ट वाला है, और कोई दूसरी नुकसान तो जानवरों वगैरह का हो सकता है, बाकी इसके अलावा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मॉइस्चर और पेस्ट से अगर हमने बचा लिया तो वो अनाज लंबे समय तक चल सकता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के मेथड देख लो स्टोरेज के। जूट, गन्नी बैग्स, बोरे आते हैं, उसके अंदर पटक के हम उसको स्टोर कर सकते हैं। मेटल बीन्स, ड्रम के अंदर हम डाल सकते हैं अनाज वगैरह। सिलोज, ये गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं। ठीक है, अनाज मंडी वगैरह वहाँ पर आपको मिल सकते हैं। तो सिलोज के अंदर बड़े स्टोरेज स्ट्रक्चर होती है जिसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड। ठीक है, पूरे गांव के या फिर 10-15-20 घर के आसपास का स्टोरेज उसके अंदर हो सकता है। अगला है कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज जहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल वगैरह को स्टोर किया जाता है, लो टेम्परेचर होता है, लंबे समय तक इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, लॉसेज ड्यू टू पेस्ट। पेस्ट के कारण क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो ग्रेन्स एंड क्रॉप्स आर अटैक्ड बाय मेनी पेस्ट। कई फसल ऐसी होती है जिनके ऊपर पेस्ट वगैरह अटैक करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। विच कॉज लॉस इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, जिसके कारण उसकी क्वांटिटी भी खराब होती है और उसकी क्वालिटी भी खराब होती है। ठीक है, ये कुछ जानवर हैं जो फसल को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। मॉइस्चर, हीट, इंसेक्ट, रोडेंट्स एंड फंगी कैन ऑल डैमेज स्टोर्ड ग्रेन्स एंड क्रॉप। ये फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं भाई। ठीक है, तो इनसे हमें बचाना जरूरी होता है। अगला है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट। पेस्ट से बचाने के लिए हमारे पास केमिकल का स्प्रे है, वो कर दो। कीप द स्टोरेज क्लीन, एरिया क्लीन एंड ड्राई। ठीक है, एरिया को साफ सुथरा रखना है। स्टोर ग्रेन्स इन मेटल बीन्स, मेटल बीन्स के अंदर स्टोरेज करके रखो। यूज नीम लीव्स, नीम की पत्तियां रखो। ड्राई चिलीज, सूखी मिर्ची भी रख सकते हैं। और टोबैको लीव्स, ठीक है, इन स्टोरेज कंटेनर्स। स्टोरेज कंटेनर के अंदर ये सामान डाल करके हम उसको बचा सकते हैं। इंसेक्टिसाइड और फ्यूमिगेशन इन लार्ज स्टोरेज, बड़े स्टोरेज के अंदर इंसेक्टिसाइड्स का, फ्यूमिगेशन फॉर्म वगैरह का स्प्रे करवा सकते हैं। रेगुलरली चेक स्टोर्ड ग्रेन्स एंड रिमूव डैमेज्ड वंस, और उनको रेगुलरली चेक करते रहना है कि कहीं पर खराब तो नहीं हो रहा है। एक खराब हो गया तो उसके कारण सारा का सारा ही खराब हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। आगे चलो। अच्छा, ये वाला स्टेप थोड़ा पीछे रह गया क्या? सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चाप। ये हमने जो कंबाइन पढ़ी ना, उसके देखो थोड़े मेथड और हैं। थ्रेसिंग, अगर हमने हार्वेस्टर से नहीं कटवाया तो उसके लिए कुछ मैनुअल मेथड्स भी हैं। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द चाप, द ड्राई लीव्स, स्टाक एंड हस्क। ठीक है, चारा अलग, जो सूखी पत्तियां हैं वो अलग हो जाएगी, भूसा अलग हो जाएगा, अनाज अलग हो जाएगा। बिकॉज वी गेट द ग्रेन्स इन ए मिक्सचर ऑफ चाप, क्योंकि जो अनाज हमें मिलेगा वो मिक्सचर के साथ में मिलेगा। तो उसको सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, सबसे पहला मेथड है थ्रेसिंग। ठीक है, थ्रेसिंग का मतलब है द प्रोसेस ऑफ बीटिंग एंड सॉरी मिस्टेक हो गया है कुछ। थ्रेसिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ बीटिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप। ये पुराने जमाने में होता था, आजकल तो थ्रेसर आती है, उसमें डालो सब कुछ सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, फसल को पीटते थे, पीट पीट करके चारा अलग हो जाता था, सूखी पत्तियां अलग हो जाती थी। फिर उसके बाद में अगला मेथड होता था विनोविंग। विनोविंग के अंदर हवा की हेल्प से
हल्की चीज़ों को अलग और भारी चीज़ों को, मतलब जो कि अनाज हमारा होता था भारी, उसको अलग स्टोर कर लिया जाता था। हल्की चीज़ जो होती है वो हवा की हेल्प से उड़ जाती थी, उसको बोला जाता है विनोविंग। ठीक है। थर्ड है सीविंग। सीविंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चाप विद द हेल्प ऑफ सीव। छलनी के अंदर डाल करके उसको छान लो, उससे अनाज अलग हो जाएगा और उसमें जो कोई पार्टिकल रह गए छोटे मोटे तो वो भी सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है। अगला है स्टोरेज ऑफ ग्रेन, ये मैंने बता दिया। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, देखो इसके अंदर शॉर्ट के अंदर वापस से कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। टाइमली प्लोइंग, प्लोइंग करना सबसे इंपॉर्टेंट है। सही समय पर बीज बोना जरूरी है। प्रॉपर इरिगेशन, जब वाटर की रिक्वायरमेंट हो उस टाइम पे वाटर सप्लाई जरूर देना चाहिए। यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, जितना रिक्वायरमेंट है उतना मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज होना चाहिए। वीड्स को कंट्रोल कर लो, नहीं तो वीड्स पहले लग जाएगी, फसल रुक जाएगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। क्रॉप रोटेशन, जिसके कारण मिट्टी की फर्टिलिटी मेंटेन होकर के चलती चले। ठीक है। इस चैप्टर में हमने जो पढ़ा, हार्वेस्टिंग इज डन विद द क्रॉप व्हेन द क्रॉप इज मैच्योर। क्या चीज, हार्वेस्टिंग कब की जानी चाहिए, जब क्रॉप मैच्योर हो जाए, ना उससे पहले ना उसके बाद में। ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम चाप बाय थ्रेसिंग, विनोविंग एंड सीविंग। ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है थ्रेसिंग, विनोविंग और सीविंग की हेल्प से। प्रॉपर स्टोरेज करना जरूरी है। पेस्ट, मॉइस्चर, अदर लॉसेज नहीं होने चाहिए। अच्छा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होगा अगर हमने अच्छे से मेहनत करी है तो हमारे को अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। अच्छी जो मिट्टी की हेल्थ मेंटेन रखेंगे तो अच्छा प्रोडक्शन मिलता रहेगा। दीज स्टेप्स टुगेदर इंश्योर दैट वी गेट गुड क्वालिटी फूड। ये स्टेप्स हमें बताते हैं कि अच्छी क्वालिटी का फूड हमें मिलने वाला है। ठीक है। अगला स्टेप आता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री भी एक तरह की फार्मिंग ही होती है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है जानवरों को हमारे खुद के बेनिफिट के लिए पालना। तो एनिमल हस्बेंड्री इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द रियरिंग एंड केयर ऑफ लाइव स्टॉक। जानवरों को पालना, ठीक है, उनकी देखभाल करना हमारे खुद के बेनिफिट के लिए क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंस देखो भाई, प्रोवाइड्स फूड, खाना देते हैं। कुछ लोग मीट खाते हैं तो उनको जो मीट अंडे वगैरह मिलते हैं, दूध वगैरह, हम दूध पीते हैं तो वो कहाँ से मिलेगा, फूड से। किससे मिलेगा, बकरा पालेंगे तो बकरे से मिलेगा, मुर्गा पालेंगे तो मुर्गे से मिलेगा। प्रोवाइड्स मटेरियल, लकड़ी, वूल, ऊन, लेदर वगैरह कहाँ से मिलेंगे, हमें एनिमल से मिलेंगे। हेल्प्स इन फार्मिंग, एनिमल लाइक बुलक्स हेल्प्स इन प्लोइंग फील्ड एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। खेती वगैरह करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। जो भारी पर कम जानवर होते हैं उनकी हेल्प से हम खेती कर सकते हैं। डंग इज यूज्ड एज मैन्योर और बायोगैस। इनका जो वेस्ट होता है उसको हम बायोगैस की तरह काम में ले सकते हैं। बच गया उसको मैन्योर के अंदर काम में ले सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए इनकम का सोर्स भी है। जानवर पाल लो, जरूरत पड़ी बेच दो। ठीक है। तो ये इनकम का सोर्स भी होती है। टाइप ऑफ लाइव स्टॉक, देखो कौन कौन से जानवर पाल सकते हैं। केटल के अंदर काऊ, बफेलो, बुल, शिप एंड गोट पाल सकते हैं। पोल्ट्री के अंदर अगर हमें मुर्गे पालने हैं, डक, गूज वगैरह पाल सकते हैं। अदर्स के अंदर खरगोश पाल लो, मधुमक्खी पाल लो, ऊंट पाल लो। ठीक है। गुड एनिमल केयर, देखो प्रोवाइड प्रॉपर फूड एंड क्लीन वाटर। अच्छा उनको पानी पिलाना चाहिए, अच्छे से शेल्टर रहने के लिए जगह वगैरह मिलनी चाहिए। ठीक है। शेड, कीप द शेड क्लीन एंड ड्राई, उनकी जो जगह है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम हीट, ठंड से, उनको गर्मी से, ठंड से, बारिश से बचाना चाहिए। गेट एनिमल वैक्सीनेटेड, उनकी जो दवाइयाँ चाहिए, जिस जानवर को जो जिस टाइम पर वैक्सीनेशन होना चाहिए वो प्रॉपरली उसको मिलना चाहिए। ठीक है। टेक केयर ऑफ यंग वंस, छोटे बच्चे जो उनके हो रहे हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट ओवरवर्क द एनिमल्स, जानवरों से ज्यादा काम, ऐसे नहीं कि सारे दिन उन्हीं को लगा करके रखा काम के लिए। कीप एनिमल सेफ फ्रॉम डिजीज एंड इंजरीज, जानवरों को इंजरीज से, इनसे बचा करके रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आप लोगों को यहाँ पर साथ में मिल रही है, इनकी डेफिनेशन पढ़ लेना। और ये पूरा शॉर्ट के अंदर चैप्टर का रिवीजन है भैया, तो ये आप लोग कर दो इसको आराम से। कोई समस्या हो तो मेरे को पूछो। ठीक है। धन्यवाद। अब आप लोगों का काम है इस चैप्टर के नोट्स बनाने का, पढ़ने का, समझने का। अगर कोई समस्या लग रही हो तो आप मेरे को ज़रूर बताएं, कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू।